नमस्कार साथियों, वेलकम टू एक्सेल एकेडमी। साथियों, पिछली क्लास में हमने मुद्रा और बैंकिंग नामक चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आज हम इससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं और उनको हल करने का तरीका क्या है। देखिए, प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक सामान्य तरीका क्या होता है कि पहले हम कथन पढ़ेंगे, फिर ऑप्शंस को देखते हैं, और जब हम ये काम करते हैं कि कथनों को पढ़ लिया और ऑप्शन को देख लिया तो दिमाग में झंझनाहट पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, अर्थात प्रश्नों का ठहराव नहीं हो पाता है, फिर से उनको पढ़ना पड़ता है, समय नुकसान हो जाता है। उसका आसान और सटीक तरीका क्या है कि आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा कि प्रश्न आरबीआई के बारे में है, तो आप अपने दिमाग में आरबीआई की तुरंत पिक्चर ले आए। जैसे आरबीआई कब बना था, तो आरबीआई आपको याद होगा 1935 में बना था। आरबीआई अधिनियम 1934 से इसकी स्थापना हुई थी। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। शुरुआत में मुख्यालय जो है वो कोलकाता में था, बाद में मुंबई में हो गया। पहले गवर्नर जो थे इसके सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनकी अंग्रेजों से पटी नहीं, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। आरबीआई कई प्रकार के कार्य करता है, विकासात्मक कार्य, केंद्रीय बैंक के रूप में, आदि आदि। जब आप ये कर लेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है, तो आपको ये सारी बातें याद आ ही जाना चाहिए। सारी की सारी बातें याद नहीं आ सकती हैं, ये हो सकता है, क्योंकि प्रेशर होता है भाई एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में। तो जितनी बातें आपको याद आ रही हैं वो पर्याप्त हैं, वो सब खटाखट आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। तो जब आप पहले कथनों को पढ़ लेंगे अगर साथियों, तो आपके सोचने का दायरा सीमित हो जाएगा। पढ़ते वक्त कंफ्यूजन भी होगा, पता नहीं क्या लिखा है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि अपने दिमाग में 30-40 सेकंड में प्रश्नों की पिक्चर, प्रश्न की जो एक पिक्चर है वो बना लें, फिर कथनों को पढ़ें। तो आप लगभग 1 मिनट में जो है उत्तर कर पाने में सक्षम होंगे। जैसे अब मैं कथन को पढ़ना शुरू करता हूँ। जैसे अब इतनी बात मैंने समझ ली कि आरबीआई के बारे में क्या क्या है, मुझे लगभग बातें रिकॉल हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि इसे 1935 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका कार्य भारत में बैंकों को विनियमित और नियंत्रित करना था। हाँ, तो विनियमित करना था और नियंत्रित करना था, ये भी ठीक है। 1935 में स्थापित किया गया था, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा क्या है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में शुरुआत में नहीं स्थापित किया गया था 1935 में। ये पहले प्राइवेट सेक्टर का बैंक था, क्योंकि हमने आपको बताया कि 1949 में इसका क्या हुआ है, राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लें, बस दूसरा अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो पहली बात है कि अब यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में देखिए कि क्या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दूसरा अगर आपको पढ़ना है तो आप देख लीजिए, ये सही बात है भाई। यह कई अन्य कार्यों को करने के अलावा सभी अनुसूचित बैंकों के बैंकिंग खातों की देखरेख भी करता है। आपको आईबीएल और बैलेंस शीट के बारे में हमने जानकारी प्रदान की है। तो जब आईबीएल की बात होती है, जो बैलेंस शीट वगैरह होती है, तो आरबीआई ही उसको कंट्रोल करता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो मैं ये कहने वाला था कि पहला ऑप्शन जो था वो गलत था, तो मैं ये आपको बताने वाला था शुरुआत में, इसीलिए मैंने ऑप्शन 2 या कथन 2 नहीं पढ़ा कि जहां जहां पे एक है वो तो आपका पक्का गलत हो जाएगा। तो जैसे इसमें था, ये भी गलत हो गया और उसके बाद ये भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे आपका 50-50% का चांस बनता है, इसीलिए पहले कुछ ये ट्रिक अपना ली जाती है। तो अब यहाँ पे फिलहाल बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही है। दूसरा तो सही है, जबकि डी वाले में कहा जा रहा है कि ना तो एक और ना ही दो, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट है, करेक्ट है। तो हमको इस प्रकार की रणनीति अपनानी है। चलिए आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न पढ़िए, भारत में मौद्रिक नीति समिति के कामकाज के संबंध में निम्न में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन तुरंत नहीं पढ़ना है, पहले आप मौद्रिक नीति समिति के बारे में ध्यान लगाइए। तो मौद्रिक नीति समिति जैसे मैंने देखा तो उस पर मैं सोचना शुरू कर दूंगा। जैसे इसमें आपको बताया गया है कि कुल सदस्य होते हैं 6। कुल सदस्य कितने हैं साथियों, 6 में 3 होते हैं आपके आरबीआई के और 3 होते हैं आपके भारत सरकार के। और भारत सरकार के जो सदस्य हैं उसमें सारे के सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, उसमें कोई मंत्री संतरी नहीं होता है। समिति अपना निर्णय जो है वो बहुमत से देती है। यदि मत बराबर हो जाता है तो आरबीआई का गवर्नर निर्णायक मत देता है।
अध्यक्षता कौन करता है? गवर्नर करेगा। साल भर में 4 बैठकें होना अनिवार्य है। जितना आपको याद आ रहा है आप सब सोच लीजिए। भाई कोई जरूरी तो है नहीं कि आपको सारी की सारी बातें याद ही आ जाएं, लेकिन जितना आ जाए उतना ही बेहतर होगा। अब जैसे मुझे इतनी बात याद आ गई तो आप कथन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कथन पढ़िए तो देखिए, पहला है आपका, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय निकाय है। हमने आपको बताया, हाँ 6 सदस्यीय निकाय है, ठीक है। इसमें 3 सदस्य रिजर्व बैंक से होते हैं, जबकि बाकी सरकार द्वारा चुने जाते हैं, तो ये भी ठीक है आपका। तीसरा क्या है आपका, बहुसंख्यक वोट से मौद्रिक नीति तय करने के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक साल में कम से कम 4 बार होती है, ये भी ठीक है। मतों की संख्या बराबर रहने पर रिजर्व बैंक के गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसमें चारों के चारों कथन सही है। अब हम लोग विकल्प देख लेते हैं। कहा गया है कि नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन करें, तो इसमें चारों के चारों कथन सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। करेक्ट ये है 1, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बैंकों द्वारा उधार देने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपको हमने बताया था पीएसएल के बारे में, तो पीएसएल आप याद कर लीजिए, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। इसके बारे में जो भी आप याद कर पा रहे हैं, जैसे हमने आपको एक बात ये बताई थी कि अनुसूचित बैंकों के लिए 40%, जबकि एसएफबी को जो है वो 75% ऋण देना अनिवार्य होता है प्राथमिकता क्षेत्र में। और इसमें हमने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जैसे आपका कृषि क्षेत्र शामिल हो जाता है, एमएसएमई शामिल हो जाते हैं, सामाजिक आधारभूत संरचना, समाज का कमजोर एवं वंचित वर्ग या तबका, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, एक्सपोर्ट्स, ये सब इसमें आते हैं। तो अब आइए ऑप्शन को हम लोग ध्यान देते हैं। ऑप्शन में देखिए ध्यान से आप, पहला क्या है, खाद्य और कृषि संस्करण के लिए दिया गया ऋण, तो ये तो शामिल होता है। यहाँ पे सवाल में पूछा गया है नहीं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये हम लोग, ये हमारा आंसर नहीं होगा, हम इसको गलती से भी टिक नहीं करेंगे। गृह ऋण, गृह ऋण जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये भी नहीं होगा। निर्यात ऋण अर्थात एक्सपोर्ट, ये भी शामिल होता है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत। तो बचा कौन सा, फिक्की और एसोचैम जैसे संगठनों के ऋण, ये प्राथमिकता क्षेत्र में नहीं आता है, तो हमारा विकल्प नंबर 4 ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, अब तो यहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, भारत में आवासीय वित्त की शीर्ष संस्था हुडको है, नहीं भाई, एनएचबी होती है, नेशनल हाउसिंग बैंक, वो आवासीय वित्त की शीर्ष संस्था है। वाणिज्यिक बैंक तरलता को बढ़ाने के लिए सीधे आरबीआई से उधार नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मूल्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को ऋण उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये जो है आपका वाणिज्यिक बैंक तरलता को बढ़ाने के लिए सीधे आरबीआई से उधार नहीं ले सकते हैं, ये हो गया आपका 2 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है ये हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मूल्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को ऋण उपलब्ध कराना है, तो इसमें आपका 2 नंबर और 3 नंबर दोनों सही हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मूल्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को ऋण उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो 4 नंबर है इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ये कितने प्रश्न हो गए पहले देख लेते हैं एक बार शुरुआत में। एक हो गया भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, दूसरा हमने देख लिया भारत में मौद्रिक नीति समिति के कामकाज के बारे में, और उसके बाद फिर जो है हमने देखा कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, 3 नंबर हो गया। और उसके बाद फिर हमने देखा 4 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिख रखा है क्या, चलिए ठीक। अब आइए अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न में आप, चलिए आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, ये आप देखिए। कथन सही नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है, ऑप्शन आपको पढ़ना नहीं है, ये आत्म संयम से ही आएगा साथियों, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। फिलहाल देखिए, आप
आपको क्या काम करना है, CRR के बारे में सोचना शुरू कर देना है। तो हमने आपको बताया था कि वाणिज्यिक बैंक अपने NDTL का कुछ प्रतिशत RBI के पास रखते हैं। मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद RBI जो होता है वो CRR को परिवर्तित कर देता है और CRR पे RBI कोई ब्याज नहीं देता है, CRR पे ब्याज नहीं मिलता है वाणिज्यिक बैंकों को। अब हमने आपको और साथ ही साथ ये बताया था कि CRR जो होता है वो अगर बढ़ता है तो उससे क्या होती है, तरलता घट जाती है, तरलता घटती है, तरलता घटती है। और अगर CRR को कम कर दिया जाता है तरलता बढ़ जाती है, क्योंकि बैंकों का पैसा इसमें फंस जाता है। ठीक है, इतनी बातें मैंने खटाखट रिकॉल कर ली। अब हो सकता है इसमें कुछ बातें मुझे ध्यान ना आए, तो आइए देखते हैं अब ऑप्शन को। भारत में कार्यरत सभी बैंकों को CRR के रूप में एक निश्चित हिस्सा RBI के पास रखना अनिवार्य है। ठीक है, हाँ होता है, तो ये सही है। रिजर्व बैंक CRR को अपने विवेक से निर्धारित करता है, हाँ करता है। रिजर्व बैंक के पास जमा राशि में बैंकों को ब्याज भी प्राप्त होता है, ये नहीं होता है, ये तो मैंने आपको बताया ना, तो ये गलत है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। अब मुझे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। D नंबर ऑप्शन वैसे आप चाहें तो पढ़ लें। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर 1991 के बाद से CRR को धीरे धीरे कम कर दिया गया है। हाँ, तो इन्होंने ये सिफारिश दी थी कि CRR और SLR की दर को कम किया जाए ताकि बैंकों को बिजनेस करने की और स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है ना, तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ई कुबेर क्या है। अब ई कुबेर हमने आपको पढ़ाया था PSLC के दौरान, PSLC प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, है ना। तो हमने आपको बताया था PSLC का जो लेन देन होता है वो रिजर्व बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई कुबेर पर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस को अब आप पढ़िए, इतनी बातें आपको रिकॉल हो गई। अब PSLC यहाँ पे चर्चा का विषय तो है नहीं, PSLC के बारे में हमने आपको बताया भी है कि जो एक मानक तैयार किया गया है कि 40% प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना ही देना है वाणिज्यिक बैंकों को। अगर कोई बैंक वो नहीं दे पाता है तो उसको क्या काम करना पड़ता है, PSLC खरीदना पड़ता है। और PSLC का आकार 25 लाख रुपए का होता है। ये सारी बातें हमने आपको बता रखी हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ई कुबेर क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा, हाँ तो ये सही है आपका। भारतीय डाक का कोर बैंकिंग सुविधा एप्लीकेशन ये नहीं है भाई, डाकघर से रिलेटेड ही नहीं है। विभिन्न जुर्मानों और शुल्कों के भुगतान के लिए सरकार का एक ऑनलाइन भुगतान पोर्टल, ये भी नहीं सही है आपका। तो ये भी नहीं सही है, तो इसमें सही कौन सा है, सही है आपका विकल्प 1। ठीक है, विकल्प 1 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, टोकेनाइजेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब टोकेनाइजेशन, इसको आप तुरंत सोच लीजिए इसके बारे में। ट्रिक आपको जो बताई जा रही है, जो तकनीकी आपको बताई जा रही है, उससे अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नहीं तो फिर बार बार पढ़ना पड़ेगा, कंफ्यूजन होगा, और कई बार जो है UPSC की भाषा, हिंदी भाषा वो क्लिष्ट हो जाती है, तब आपको और भी चीजें समझ में नहीं आती। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे टोकेनाइजेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो टोकेनाइजेशन के बारे में आप फटाफट याद कीजिए। इसमें हमने आपको बताया था कि कार्ड्स की मूल सूचनाओं को एक वैकल्पिक अंक या यूनिक कोड से रिप्लेस कर देना ही क्या कहलाता है, टोकेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, उसमें रिप्लेस कर दिया जाता है। ग्राहकों के लिए ऑप्शनल होता है, कोई फीस नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कार्ड्स की संख्या पर। अब ऑप्शन आप देखिए, यह एक उभरती हुई कार्ड रहित तकनीकी है, तो कार्ड रहित तकनीकी तो है नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। व्यक्तियों की जानकारी जैसे खाता संख्या, कार्ड संख्या को सेव नहीं किया जाता है, हाँ ये ठीक है। हमने अभी आपको बताया था 1 जुलाई 2022 से RBI की गाइडलाइन के अनुसार जो कोई भी ई-कॉमर्स की वेबसाइटें हैं या एप्लीकेशन है, वो आपके इन सभी संवेदनशील जानकारियों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगी। इस प्रक्रिया का लक्ष्य भुगतान के बचाव और सुरक्षा में सुधार करना है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, एक आपका गलत है जबकि 2-3 सही है। अब अगर आप ऑप्शन पे जाएं तो जिसमें जिसमें एक आ रहा है वो सब आपका गलत हो जाएगा। जैसे ये हो गया आपका, तो ये भी गलत हो गया, इसमें भी एक आपको दिख रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये 2 और 3 ये हमारा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर D। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देते हैं। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। वित्तीय समावेशन यानी अंतिम व्यक्ति को बैंक की या बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना ही क्या है, वित्तीय समावेशन है, तो बाधक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। पहले ही वित्तीय समावेशन के बारे में विचार कर लिया, अब यहाँ पे ऑप्शन पे आप नजर डालिए कि निरक्षरता, हाँ ये भी दिक्कत है। निम्न आय, लोअर इनकम है हमारे यहाँ, ये भी दिक्कत है। बैंक शाखाओं का अभाव है, जितनी ब्रांचेज होनी चाहिए उतनी,
मात्रा में नहीं है, डी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, ये सारी चीजें हमारे वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से कौन सा ऑब्लिक से कथन ट्रिपल आर के बारे में सत्य है। तो ट्रिपल आर के बारे में आप सोचना शुरू कर दें तुरंत। आपको बताया गया है कि ब्याज की वह दर जिसके माध्यम से आरबीआई बाजार की अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है। यही एग्जैक्ट वर्ड थे आपके, ठीक है ना। जब मैंने आपको बताया था उधार लेने वाला सिस्टम वो गड़बड़ होता है, उससे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि आरबीआई बैंकों के पास नहीं जाता है उधार लेने के लिए, आरबीआई के पास बैंक जाते हैं। बात क्लियर हुई आपको। अब इतनी बातें हो गई। इसमें भी हमने आपको बताया था कि अगर ट्रिपल आर आपका बढ़ जाता है, ट्रिपल आर आपका बढ़ता है तो तरलता क्या हो जाती है, घट जाती है। और ट्रिपल आर अगर आपका डाउन हो जाता है तो तरलता बढ़ जाती है। अब आप ऑप्शंस देखें ध्यान से। इसमें क्या है कि रिवर्स रेपो दर को आमतौर पर रेपो दर से कम रखा जाता है। हाँ, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, रेपो दर में बैंक जो है वो आरबीआई से उधार लेते हैं, जबकि ट्रिपल आर से क्या काम करते हैं, पैसा जमा करते हैं। अब अगर ट्रिपल आर ज्यादा होगा तो जो भी वाणिज्यिक बैंक है वो आरबीआई में ही जमा करना चाहेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो जब वो पैसा ज्यादा से ज्यादा आरबीआई के पास रखना चाहेंगे तो लोगों को लोन वगैरह नहीं बांट पाएंगे, तो ये समस्या हो जाती है। इसलिए ट्रिपल आर को आरआर से या रेपो रेट से कम रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये सही है गुरु। अगला, इस दर को कम करने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। हमने अभी आपको बताया, बाकी और चीजें हमने वहां पे डिस्कस कर रखी हैं, तो इसमें दो भी सही है। तो अब मुझे ऑप्शन देखना है, तो इसमें देखिए एक और दो, दोनों ये हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्न में से किसे लीगल टेंडर माना जा सकता है। लीगल टेंडर, ध्यान देना है, लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर के बारे में हमने आपको अभी जस्ट बताया था मनी के दौरान ही। वैध मुद्रा, आरबीआई द्वारा जारी नोट, सरकार द्वारा जारी सिक्के, निजी व्यक्ति द्वारा जारी चेक। तो आरबीआई जो नोट जारी करता है उसमें हमने आपको बता रखा है, उसमें लिखा होता है मैं धारक को 20 रुपए या 50 रुपए जो भी नोट हो अदा करने का वचन देता हूँ। नीचे गवर्नर साहब की सिग्नेचर हुई रहती है। सरकार द्वारा जारी सिक्के, हाँ ये भी ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि जब नोटबंदी हुई तो नोट बदल के दूसरे दे दिए, लेकिन अगर 100 रुपए के थे तो 100 रुपए के ही मिले, ठीक, उस अमाउंट में दे दिए। निजी व्यक्ति द्वारा जारी चेक, अब निजी व्यक्ति द्वारा जारी चेक ये कहाँ से पॉसिबल हो सकता है। निजी व्यक्ति जो चेक जारी करेगा तो किसी कानून से थोड़ी जारी करेगा, ठीक है, और वो एक ऑप्शनल मनी होती है, तो लीगल टेंडर इसे नहीं मान सकते हैं। भाई आप मुझे चेक दे रहे हैं, मेरी मर्जी, हुकुम का बॉस हूं मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो निजी व्यक्ति द्वारा जारी चेक, तो इसमें आपका विकल्प नंबर 3 गलत है। अब 3 जिसमें भी आपको दिख रहा है वो सारा का सारा आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 जिसमें दिख रहा है वो सही है। तो इस आधार पर हम लोग अगर देखें तो हमारा केवल 1 और 2 अर्थात विकल्प नंबर सी ये सही हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देते हैं। आइए ध्यान देते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा ध्यान से, क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा के अर्थ को सही वर्णित करता है। वैध मुद्रा के अर्थ को सही वर्णित करता है। वैध मुद्रा का मतलब वही लीगल टेंडर जिसके बारे में हमने अभी पिछला प्रश्न देखा था। तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। 2018 यूपीएससी, सिंपल सा सवाल है, लेकिन अब ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी। तो वैध मुद्रा के बारे में हमने विचार किया ही है अभी और पिछली क्लास में पढ़ा भी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सीधा सीधा ऑप्शन को। न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस को चुकाने में काम आने वाली मुद्रा। तो फीस चुकाने में जो मुद्रा काम आती है वो निश्चित तौर पे लीगल टेंडर मनी ही होगी, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये उसकी परिभाषा नहीं है लीगल टेंडर मनी की, ये गलत हो जाएगा। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ये फियाट मनी भी होता है, ये हमने आपको बता रखा है पिछली क्लास में, यही इस पे मैंने जोर दिया था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चेक, ड्राफ्ट आदि के रूप में बैंक मुद्रा, तो ये लीगल टेंडर मनी होता नहीं। अभी आपने पिछले वाले ऑप्शन में ही देखा था, चेक ऑप्शनल होता है, जिसकी मर्जी कहे वो ले, जिसकी मर्जी कहे वो ना ले। तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। किसी देश में चलन में धातु मुद्रा, तो आमतौर पे अब जो चलन में धातु मुद्रा है वो सिर्फ सिक्के हैं, ठीक है साथियों। तो सिक्के ही लीगल टेंडर मनी नहीं होते हैं, इनके साथ भी क्या होता है, करेंसी का होना अनिवार्य है। तो इस ऑप्शन में करेंसी कहीं नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो ये विकल्प नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए ध्यान से, निम्न में से किस एक से बेसल मानक संबंधित है। अब बेसल मानक के बारे में आपको बताया गया है, ये अंतरराष्ट्रीय मानक होता है जो वित्तीय जोखिम को, रिस्क को कम करने में सहायता करता है। इसी से संबंधित है आपका CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसके बारे में चर्चा की गई थी, या फिर इसी को हमने CRAR भी कहा था साथियों, आपको याद होगा। तो यहाँ पे अब आइए ध्यान देते हैं कि क्या है ये, वित्तीय जोखिम कम करना है ना, इसी बात पे हमको ध्यान देना है, स्टिक रहना है। तो साइबर अपराधों के प्रतिकूल प्रभाव से ये सब दोगलापन है, ये सब होता ही नहीं है इसमें, तो ये हो गया हमारा गलत। नगर विमानन में सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगला है खिलाड़ियों द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रतिकूल उपायों से, ये भी गलत है, उसके लिए डोपिंग एजेंसी है, तो ये गलत हो गया आपका। डी क्या है, किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों, ये हमारा सही हो जाता है। अगला आइए देखते हैं, पुनर्क्रय विकल्प, इसकी अंग्रेजी ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं बताता हूँ कि इंग्लिश भी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, इकोनॉमिक्स है, इसकी हिंदी वास्तव में बहुत कठिन हो जाती है अन्य सब्जेक्ट की भी तुलना में। एक तो यूपीएससी के हिंदी अनुवाद में भी दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह से अनुवाद करके भेजते हैं, गूगल ट्रांसलेट करते हैं। इसको लिख के मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि बड़े बड़े प्रोफेसर ने जो है खत लिखे हैं यूपीएससी को, वो PhD वगैरह हैं, तब भी उनको नहीं समझ में आता कि ये किस प्रकार की हिंदी की शब्दावलियां इसमें दी जाती है। पुनर्क्रय विकल्प, रीपरचेजिंग ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, रीपरचेजिंग ऑप्शन, ठीक है। रीपरचेजिंग में हमने आपको बताया था कि ये जो होता है, जो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको आरबीआई के पास, या आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंकों को देता है, ठीक है ना, तो वादा करता है कि मैं इसे पुनः खरीद लूंगा, तो ये होता है हमारा रीपरचेज, ठीक है। और इसी रीपरचेज से ही हमने आपको बता रखा है कि रेपो शब्द आया है, रीपरचेज, ठीक है, ऑप्शन वो हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, विनिमय बाजार में रुपए की भारी बिकवाली के दबाव को कम करने के लिए, ये सब कुछ नहीं है, दोगलापना है। विनिमय बाजार में रुपए का मान कम करने के लिए, तो ये भी गलत है। तो बचा कौन सा, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सा भारत में विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं था। अब विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, इसका उद्देश्य क्या था कि कैशलेस इंडिया को बढ़ावा मिले, डिजिटल पेमेंट जो है वो बढ़े, प्लास्टिक मनी को बढ़ावा दिया जाए, कैश की भूमिका को कम किया जाए, टेरर फंडिंग को रोका जाए, ठीक है ना, तो ये सब इसके उद्देश्य थे। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब आप ऑप्शन को पढ़िए, अर्थ विमुद्रीकरण के बारे में आपने थोड़ा सा सोच लिया। अब मुझे लगता नहीं है कि मेरा कोई जो क्लास है उसमें कोई 2-3 साल का बच्चा जो है वो क्लास देखता होगा। आप सभी लोगों ने विमुद्रीकरण का दौर देखा होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना, 2016 में हुआ, 8 नवंबर 2016। खैर देखिए, अब ध्यान से देखिए, अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, हाँ ये बिल्कुल उद्देश्य था हमारा। वित्तीय लेन देन हेतु डिजिटल माध्यम को बढ़ावा देना, ये भी उद्देश्य था। सवाल यहाँ पे ध्यान देना है आपको, नहीं था। कर आधार को बढ़ावा देना, अब कर आधार हमने आपको भी वैसे पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये उसका उद्देश्य था, ठीक है। और जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना, हाँ ये चीज है, ये इसका उद्देश्य नहीं था, तो ये बात गलत है। लेकिन अब यहाँ पे उद्देश्य नहीं था ये पूछा गया है, तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ये हमारा सही हो जाएगा। ये उद्देश्य नहीं था कि इससे हमारा जीडीपी की विकास दर में, ग्रोथ रेट में वृद्धि आएगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मुझे लगता है ये इसका लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। हाँ, निम्न पर विचार कीजिए। अब निम्न पर विचार कीजिए तो आप ये मत पढ़िए, पहले यहाँ देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। उपरयुक्त में से कौन भारत में व्यापक मुद्रा M3 में शामिल होंगे। तो M3 में हमने आपको क्या बताया था, याद करिए आप तुरंत। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस बैंकों में समय जमा, बैंकों में समय जमा। और M1 बराबर हमने आपको क्या बताया, इसमें M1 बराबर हमने आपको बताया था C प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस ओडी को हमने कहा था फॉरेन राइटर नहीं लिखते हैं, तो ये चीज आपकी छोड़ भी दी जा सकती है। तो जनता के पास करेंसी, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि ये भी ठीक है। बैंकों के पास मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, ये भी ठीक है। बैंकों के पास समय जमा, ये यहाँ पे M3 में शामिल ही है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, कौन सा विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर आपका विकल्प, ये आपका सही हो जाएगा, 1, 2, 3। तो इस तरीके से साथियों हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इस तरीके से आप देखिए पूरे के पूरे ऑप्शन लिख के लाना, उसके बाद उनको ढंग से समझाना, एक्सप्लेन करना। तो ये थोड़ा सा आपसे अपेक्षा करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने में आप हमारी मदद अवश्य करेंगे। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर मुद्रास्फीति के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।